सिंड्रेला परी का जादुई सोने और चांदी का पंख। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में बहुत सारी परियां अपने सुंदर सुंदर पंखों के साथ रहा करती थी और उनके बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेकिन वहीं परी लोक में सिंड्रेला नाम की एक परी भी रहा करती थी, जो उन सभी परियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सिंड्रेला परी के पास उसके पंख नहीं थे, जिस वजह से परी लोक की सभी परियां सिंड्रेला परी का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन पूरे परीलोक में सिंड्रेला ही एक ऐसी परी थी जिसके पास रानी परी जैसी जादुई शक्तियाँ थी और वो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद किया करती थी। और वहीं परीलोक में रह रही सोनम नाम की एक परी जो सिंड्रेला से बहुत जला करती थी और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिंड्रेला परी का मजाक उड़ाया करती थी। तभी एक दिन जब सिंड्रेला परी बगीचे में घूम रही होती है, उसी समय सोनम परी अपनी कुछ दोस्तों के साथ उड़ते हुए वहाँ पर आती है और सिंड्रेला परी से कहती है, अरे इस तरह जमीन पर टहलने से क्या होगा, हमारी तरह आसमान में उड़कर दिखाओ, तब माने कि तुम एक परी हो। सोनम, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं आसमान में नहीं उड़ सकती हूँ और न ही मेरे पास तुम्हारे जैसे पंख है, इसलिए तुम बार बार मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम एक परी कहलाने के लायक नहीं हो, तो फिर तुम इस परी लोक में क्या कर रही हो? तुम्हें तो धरती लोक पर होना चाहिए। सोनम, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, क्योंकि मैं इस परी लोक का एक हिस्सा हूँ और हमेशा यही रहूंगी। सिंड्रेला की ये बात सुनकर सोनम परी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस परीलोक की सबसे खूबसूरत पंखों वाली परी हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बहुत जल्द इस परीलोक से बाहर निकलवा कर रहूंगी। इतना कहकर सोनम परी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से सोनम परी सिंड्रेला परी को परीलोक से बाहर निकलने का प्लान सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से रानी परी की जादुई छड़ी चुराकर सिंड्रेला परी के कमरे में रख देती है और रानी परी को सिंड्रेला परी के खिलाफ भड़काने लगती है। रानी परी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जादुई छड़ी सिंड्रेला परी नहीं चुराई है, क्योंकि उसके पास आपकी तरह सुंदर जादुई पंख नहीं है, इसलिए वो आपकी जादुई छड़ी चुराकर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है। सोनम परी के इतना कहते ही सिंड्रेला परी वहाँ पर आती है और रानी परी से कहती है, रानी परी, आप तो जानती है ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, और भला मैं आपकी जादुई छड़ी चुराकर क्या करूँगी? मेरे पास तो पहले से ही मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। नहीं नहीं रानी परी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे माना कि इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन इसके पास हम परियों की तरह जादुई पंख तो नहीं है और बिना पंख के कोई भी परी नहीं कहलाता। इसलिए आप मेरी बात मानिए और सिंड्रेला परी को हमारे परीलोक से बाहर निकाल दीजिए। सोनम परी की ये बातें सुनकर रानी परी को उस पर शक होने लगता है और वो अपने सैनिकों से कहकर सच्चाई का पता लगवाती है, जिसके बाद वो कहती है, सोनम परी, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम अपने आगे किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। ये मत भूलो कि परीलोक की रानी मैं हूँ, तुम नहीं। इसलिए क्या सही है और क्या गलत, उसका फैसला सिर्फ मैं ही करूँगी। और मैंने अभी तक सिंड्रेला परी को कुछ नहीं कहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सिंड्रेला परी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है ताकि तुम सिंड्रेला परी को परीलोक से बाहर निकलवा सको। मुझे माफ कर दो रानी परी, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। देखो सोनम परी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें खुद इस परीलोक से बाहर निकाल दूंगी। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम परी के मन में सिंड्रेला परी को लेकर नफरत पैदा हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी सिंड्रेला परी उसके पास जाती है और कहती है, सोनम, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि रानी परी के लिए उनकी छड़ी कितनी जरूरी है और तुमने मुझसे बदला लेने के लिए उनकी छड़ी चुरा ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो और चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सोनम, मैं तो बस यहाँ तुम्हें समझाने आई थी कि तुम आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे रानी परी तुम्हें परीलोक से बाहर निकाल दे। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोनम परी फिर से कोई नया प्लान सोचने लगती है। वहीं रानी परी सिंड्रेला को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है,
सिंड्रेला परी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पंख ना होने की वजह से परीलोक में हर कोई तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन तुम फिर भी हर किसी की मदद करती हो। इसलिए आज मैं तुम्हें ये जादुई सोने और चांदी के पंख देना चाहती हूँ। इसे लगाते ही तुम इस परीलोक की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली परी बन जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, इसे एक बार लगाने के बाद तुम इसे दोबारा नहीं निकाल सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो इस पंख के साथ साथ तुम्हारी खुद की जादुई शक्तियाँ भी चली जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, और मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। और इस तरह जादुई सोने और चांदी के पंख पाकर सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जब सोनम परी को इस बारे में पता चलता है तो वो सिंड्रेला परी से और भी ज्यादा जलने लगती है, और इस बार वो परीलोक की दुष्ट जादूगरनी माया के पास जाती है और उससे कहती है, जादूगरनी माया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हें तो पता है ना कि सिंड्रेला परी के पास कितनी जादुई शक्तियाँ हैं, और अब तो रानी परी ने उसे जादुई सोने और चांदी के पंख भी दे दिए हैं, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। और तुम तो कब से उसकी जादुई शक्तियाँ छीनना चाहती थी ना, तो अब समय आ गया है। तुम उसे मार कर उसकी जादुई शक्तियाँ हासिल कर लेना और मुझे उसके जादुई सोने और चांदी के पंख दे देना। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। और इस तरह जादूगरनी की बात सुनकर सोनम परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रात होते ही जादूगरनी माया सिंड्रेला परी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है, लेकिन गुफा में पहुंचते ही सिंड्रेला परी को होश आ जाता है और वो कहती है, जादूगरनी माया, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? चिंता मत करो, इसका जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा, जब मैं तुमसे तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ छीनकर तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारी जादुई सोने और चांदी के पंख को सोनम परी को दे दूंगी। हा 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 हा। अच्छा, तो ये सब सोनम परी का किया कराया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब सोनम परी ने ही करवाया है। इतना कहकर सिंड्रेला परी गुस्से में खड़ी हो जाती है और उस जादूगरनी पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सिंड्रेला परी की कोई भी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो जादूगरनी हंसती हुई कहती है, हा 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 हा। अरे सिंड्रेला परी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी इस गुफा में तुम्हारी कोई भी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी। जादूगरनी के इतना कहते ही सिंड्रेला अपनी आंखें बंद करके रानी परी को याद करने लगती है, जिसके बाद रानी परी को पता चल जाता है कि सिंड्रेला परी किसी मुसीबत में है। इसलिए रानी परी अपने कुछ साथियों के साथ चुपके से जादूगरनी की गुफा में जाती है और पीछे से उस पर वार कर देती है, जिसके बाद जादूगरनी वहीं पर मर जाती है। तभी रानी परी कहती है, सिंड्रेला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं रानी परी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं सिंड्रेला परी, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम ये बताओ कि ये जादूगरनी माया तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ी थी? रानी परी की ये बात सुनकर सिंड्रेला उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद रानी परी को सोनम परी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो परीलोक जाकर सोनम परी को परीलोक से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सोनम परी को अपने किए की सजा मिल जाती है और वो धरती लोक पर जाकर एक आम लोगों की तरह जिंदगी जीने लगती है। और वहीं सिंड्रेला परी पूरे परीलोक की चहेती बन जाती है। अमीर और गरीब सहेली की दोस्ती। गौरी और बिंदिया दोनों बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। गौरी के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, वहीं बिंदिया बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी दोनों सहेली में बिना किसी भेदभाव की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। बिंदिया, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। चॉकलेट। ये मेरे पापा दुबई से लेकर आए हैं, तू खाएगी तो तुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ गौरी, ये बहुत ही अच्छा है। गौरी, मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये देख, ये मक्के का भूजा। वाव, ये तो मेरा फेवरेट है। बिंदिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। गौरी के पिता अपने बिजनेस को लेकर शहर में हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। आज गौरी का गांव में आखिरी दिन था। गौरी, रोना बंद कर, मैं यही तो हूँ गांव में, मैं थोड़ी कहीं जा रही हूँ। तू जब भी गांव आएगी तो मैं तुझे यहीं मिलूंगी। अब रोना बंद कर और
और जा वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ये ले, मैं तेरे लिए मक्के का भूंजा लेकर आई हूँ। बिंदिया, शहर में मुझे तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन माँ बाबा की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना बिंदिया। उसके बाद गौरी उस गांव और अपनी बचपन की दोस्त को छोड़कर हमेशा के लिए शहर चली जाती है और वहीं रहकर पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच गौरी को बिंदिया की बहुत याद आती है, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो गांव नहीं आ पाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं। गौरी शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है और वो बहुत ही जल्दी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद गौरी फिर से अपने गांव आती है और गांव आते ही वो अपनी दादी से पूछती है, दादी बिंदिया कहाँ है, वो कैसी है? अरे बिंदिया यही है, वो कौन सा भागी जा रही है, मिल लेना। पहले अपनी दादी से भी कुछ बातें कर ले। ये देख, मैं तेरे मनपसंद की खीर बनाई हूँ। नहीं दादी, मैं ये खीर बाद में आके खाऊंगी, अभी मैं बिंदिया से मिलकर आती हूँ। गौरी भागते हुए बिंदिया के घर जाती है। बिंदिया के घर की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। उसका पुराना घर जगह जगह से ढह रहा था। बिंदिया, बिंदिया! गौरी की आवाज सुनकर उस घर के अंदर से एक बीमार सी लड़की बाहर आती है, जिसके चेहरे पर दुखों की अनगिनत छाइयां पड़ी होती है। जवान और सुंदर शरीर दुख और चिंता में समय से पहले ही झुलस चुकी थी। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। शरीर में हड्डी के सिवा कुछ नहीं बचा था। बिंदिया की ये हालत देखकर गौरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अरे गौरी, तू अब यहीं खड़ी रोती रहेगी या अंदर भी आएगी? अंदर आना। उसके बाद गौरी अंदर आ जाती है। बिंदिया, काकी कहीं नजर नहीं आ रही? ये सुनकर बिंदिया रोने लगती है। गौरी, तेरे जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। गौरी, माँ को कैंसर हो गया था और कुछ ही सालों में वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसी तरह अपने इस बेजान शरीर को जिंदा रखने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। बाकी तो मेरा छोड़, तू बता, तू कैसी है? तू डॉक्टर बनी कि नहीं? मुझे माफ कर दे बिंदिया, तेरे साथ इतना सब हो गया और मुझे किसी बात की खबर तक नहीं लगी। मैंने तेरे बारे में जानने के लिए तुझे कितनी बार तार भिजवाया था, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं मिला। वो सब छोड़, ये बता, शहर में सब कैसे हैं? अभी तू यहाँ रुकेगी या चली जाएगी? सब बढ़िया है बिंदिया, और तुझे पता है मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। कल मेरी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन अब मैं गाँव तुझसे हमेशा मिलने आया करूँगी। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना। और हाँ, अब से तुझे दूसरे के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम यहीं पास के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाओगी। तेरे बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तू ऐसे ही खूब तरक्की करे। अरे जल्दबाजी में तो मैं तुझे चाय तक पूछना भूल गई। तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बिंदिया, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे तेरे हाथ का वो भूंजा खाना है। अच्छा तो यहीं बैठ, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद दोनों सहेली काफी देर तक बैठकर बातें करती है। गौरी के आने के बाद बिंदिया के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। गौरी जाने से पहले बिंदिया के घर की अच्छे से मरम्मत करवा देती है और उसे स्कूल में नौकरी लगवाकर शहर चली जाती है। कुछ दिनों बाद बिंदिया को एक लड़का विवेक मिलता है। बिंदिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज बिंदिया, मान जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब हटो मेरे रास्ते से। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रहे थे। तभी अचानक से कोई बिंदिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिंदिया जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर मुखिया का बेटा शराब के नशे में झूलता हुआ वहाँ आता है। बिंदिया, आखिर कब तक तुम अकेली इस घर में रहोगी? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तभी मुखिया का बेटा बिंदिया को जमीन पर जोर से धक्का देता है और उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बचाओ, बचाओ! तभी उधर से वही लड़का विवेक आता है। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिंदिया के साथ जबरदस्ती करने की? उसके बाद विवेक मुखिया के बेटे को बहुत ही ज्यादा मारता है। विवेक
छोड़ दो इसे, वरना ये मर जाएगा। विवेक, जल्दी से तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर मुखिया को पता चला कि तुमने उसके बेटे को मारा है तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, वे लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। नहीं बिंदिया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से डोली में लेकर जाऊंगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी उधर से और भी गुंडे आ जाते हैं और विवेक को पकड़ लेते हैं। बिंदिया, तुम जाओ यहाँ से। नहीं विवेक, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी उधर से एक बदमाश विवेक को गोली मार देता है। बिंदिया, भागो बिंदिया। नहीं नहीं विवेक, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कोई है, मेरी हेल्प करो। बिंदिया, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी कसम, तुम यहाँ से भागो, वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं यहाँ रोकता हूँ, जाओ बिंदिया, मैं मेरी कसम। उसके बाद बिंदिया वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो शहर पहुँच जाती है। वहाँ बिंदिया शहर में किसी को नहीं जानती थी। वो शहर में पागलों की तरह सड़क पर भटकने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। इस बीच गौरी गांव आती है तो उसे बिंदिया गांव में नहीं मिलती है। आखिर मुझे बताइए, बिंदिया कहाँ जा सकती है? गौरी बिंदिया के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिंदिया उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही महीना बीत जाता है। एक दिन गौरी और उसका पति गोविंद दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी एक पागल सी लड़की उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। ए लड़की, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। दोनों जब बाहर निकलकर देखते हैं तो वो बिंदिया होती है। गोविंद, ये तो मेरी वही दोस्त बिंदिया है जिसे मैं पिछले 1 महीने से ढूंढ रही थी। इसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद दोनों बिंदिया को अपने साथ लेकर घर आते हैं। थोड़ी देर बाद बिंदिया को होश आता है तो वो अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में गौरी को बताती है। तो चिंता मत कर बिंदिया, मैं उस मुखिया के बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें जेल भेज कर रहूंगी। गौरी, वे लोग बहुत ही खतरनाक है। प्लीज तू इन सब चक्करों में मत पड़, तू उन सब से दूर रह। प्लीज गौरी, तुम्हें मेरी कसम। बिंदिया, तू टेंशन मत ले। तू मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी है और अब से तू मेरे साथ यही रहेगी। उसके बाद बिंदिया शहर में गौरी के साथ ही रहने लगती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। गौरी, आखिर मैं कब तक तुम लोगों पर ऐसे बोझ बनकर रहूंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे भी कोई काम लगवा दो और मुझे यही आसपास कोई किराए का मकान दिलवा दो। उसके बाद गौरी बिंदिया को अपने ही हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी लगवा देती है और उसे किराए का एक फ्लैट भी दिला देती है। उसके बाद गौरी अपने पुराने जीवन को भूलकर पूरा जीवन मरीजों की सेवा में लगा देती है और उसके इस नेक काम में उसकी दोस्त गौरी हमेशा उसके साथ रहती है।